बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 516 का करेंगे लेक्चर नंबर 35। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग वही कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। पीयरसन कोरिलेशन आप लोगों ने कुछ पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग ये देखेंगे कि पीयरसन कोरिलेशन को इस्तेमाल करते हुए आप लोग हाइपोथेसिस को कैसे बना सकते हैं, कैसे आप लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अजम्पशंस क्या क्या होती हैं पीयरसन कोरिलेशन के लिए, और फिर हम लोग जो है ना उसकी मज़ीद आगे कुछ चीज़ें जो है वो देखेंगे। तो हम लोग करते हैं अपनी वीडियो की तरफ एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा। पीयरसन कोरिलेशन आप लोग सैम्पल डेटा के लिए आप लोग कैलकुलेट करते हैं। सैम्पल कोरिलेशन को ही इस्तेमाल करते हुए आप लोग पॉपुलेशन की कोरिलेशन के बारे में आंसर्स वगैरह दे रहे होते हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए कि कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता पॉपुलेशन के अंदर। जस्ट आप लोगों ने ये बताना होता है ना। कोरिलेशन एनालिसिस में आप लोग इसी हाइपोथेसिस का आप लोग जवाब देते हैं। नल हाइपोथेसिस तो आप लोग यही बनाएंगे कि कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता पॉपुलेशन में, या पॉपुलेशन की जो कोरिलेशन है वो जीरो है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप ये कहेंगे कि यस बिल्कुल एक रियल और नॉन जीरो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है पॉपुलेशन के अंदर। जो पॉपुलेशन कोरिलेशन होती है उसको आप लोग रो, जो ग्रीक लेटर होता है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं रो से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब नल हाइपोथेसिस आप लोग क्या बनाएंगे कि रो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि पॉपुलेशन कोरिलेशन इज इक्वल टू जीरो, कि कोई भी पॉपुलेशन के अंदर कोरिलेशन नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप लोग क्या करेंगे, रो इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कोई रियल कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। जब भी आप लोगों ने स्पेसिफिक आप लोगों ने प्रिडिक्शंस बनानी होती है ना कि कोरिलेशन की डायरेक्शन क्या है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये भी पॉसिबल। ये आप लोग कैसे करेंगे, आप लोगों को याद हो जब हम लोग ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़े थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि वन टेल्ड टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं आप लोग जब आप लोगों ने डायरेक्शन के बारे में भी बताना हो कि कोई रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्शनल या वन टेल टेस्ट को आप लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आप लोग नल हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे कि रो इज स्मॉलर देन या इज इक्वल टू जीरो होगी, यानी कि कोई जो तब क्या होगा कि पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव नहीं होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो वहां भी आप लोग क्या करेंगे कि रो यानी कि पॉपुलेशन की कोरिलेशन क्या है, स्मॉलर देन जीरो है, नहीं ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। पॉपुलेशन की कोरिलेशन इज ग्रेटर देन जीरो, यस, क्योंकि स्मॉलर देन जीरो के साथ तो नेगेटिव साइन आता है, तो वहां पे तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देखिए ना, नल हाइपोथेसिस के अंदर आप लोगों ने बता दिया कि जो रो है वो स्मॉलर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में फिर रो इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों के हैंडआउट के अंदर मिस्टेक है, यहाँ पे ग्रेटर का साइन आना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन की कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। अब सैंपल्स जितने भी होते हैं ना आप लोगों के, वो हमेशा एक जैसे नहीं होते, या जब आप लोग किसी भी पॉपुलेशन से आप लोग सैंपल्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, हमेशा वहाँ पे सैम्पलिंग एरर के चांसेस होते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि सैंपल की स्टैटिस्टिक में और उसकी पॉपुलेशन के पैरामीटर में कोई ना कोई डिफरेंसेस आने के हमेशा चांसेस होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। पीयरसन कोरिलेशन के लिए जो आप लोग हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप लोग डिफाइन करते हैं DF इज इक्वल टू n-2। n-2 क्यों इस्तेमाल की गई है, देखिए यहाँ पे जो सैंपल है ना इसमें आप लोग डेटा पॉइंट सिर्फ दो, अगर तो आप लोग सिर्फ दो ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे तो क्या होगा कि कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स तो स्ट्रेट लाइन के साथ बिल्कुल परफेक्टली फिट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताऊं, 2 डेटा पॉइंट्स हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को जोड़ें तो स्ट्रेट लाइन बन गई ना। इस तरह से एक ये है और एक ये है, इन दोनों को जोड़ें तो भी स्ट्रेट लाइन बन गई। तो दो हमेशा जहाँ पे भी पॉइंट्स होते हैं वहां पे हमेशा स्ट्रेट लाइन आती ही आती है। लाइन के कर्व होने के, मुड़ने के चांसेस होते हैं जब एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हों, ठीक है। तो जहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और वो परफेक्टली फिट आ जाएंगे स्ट्रेट लाइन के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट कोरिलेशन होगा, या तो +1 या फिर -1। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि पहले जो 2 पॉइंट्स होते हैं
वो उसमें परफेक्ट कोरिलेशनशिप पाया जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि सैंपल की जो कोरिलेशन होगी वो तब ही वेरी करेगी जब आपके पास 2 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग डीएफ के लिए क्या लेते हैं, n-2 लेते हैं। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। आगे ये एसपीएसएस में कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको आप लोग छोड़ के एजम्पशंस की तरफ आ जाएं। सबसे पहली एजम्पशन स्केल ऑफ मेजरमेंट के हिसाब से होती है, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आप लोगों का कौन सा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस या इंटरवल रेशियो स्केल आप लोगों को होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस स्केल पे आप लोग ने ऑब्जर्वेशंस लेनी होती है, इंटरवल रेशियो स्केल होना चाहिए। और इसमें एक साथ में ये भी एक्सेप्शन होती है कि आप लोगों का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिकोटमस होना चाहिए। डिकोटमस का क्या मतलब है कि 2 वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे जेंडर है वो डिकोटमस है, उसमें 2 वैल्यूज आ सकती है, या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए, आप लोगों को डिकोटमस होना चाहिए। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, और यानी कि ये आप लोगों को ये बता रहे हैं, वैसे तो हम लोग ये कहते हैं ना कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इंटरवल और रेशियो स्केल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप लोगों का डिकोटमस होगा और साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लोगों सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस होगा, इसका मतलब है कि स्टिल आप लोग कोरिलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बंदा या हर सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को 2 वैल्यूज देता हो, एक्स वेरिएबल भी और साथ में वाई वेरिएबल भी। ठीक है, तभी आप लोग कोरिलेशन कर सकते हैं, फाइंड आउट। दूसरी बात ये कि दोनों ही तरह की जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं, ये सेम सब्जेक्ट से आपने ली हुई हों। ठीक है, अगली असम्पशन ये कि जो ऑब्जर्वेशंस आप लोग ले रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एक बंदे से मेजरमेंट लेने से या ऑब्जर्वेशन लेने से दूसरी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और जो आप लोग स्कोर्स ले रहे हैं हर वेरिएबल से वो आप लोगों के नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। और 2 वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो आप लोगों का लीनियर होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पीयरसन कोरिलेशन आप लोग तभी इस्तेमाल करते हैं जब लीनियर रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप लोग स्कैटर प्लॉट में आप लोग स्कोर्स को देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे नजर आने चाहिए जैसे वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, कर्व में नहीं जा रहे, मुड़ नहीं रहे, बल्कि वो स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को जाते हुए नजर आने चाहिए। आगे ये एसपीएसएस वाला है, इसको आप लोग छोड़ दें, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे आए। अच्छा, कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो साइज होता है ना वो -1 से लेके +1 तक आता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी हम लोग पढ़ चुके थे, और ये आप लोगों के एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप लोगों के पास वैल्यू आती है ना कोई भी, इससे आप लोगों को पता चल जाता है कि 2 वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आप लोगों की जो कोरिलेशन यानी कि आर की वैल्यू, यानी कि पीयरसन कोरिलेशन की जो वैल्यू आ रही है 0.10 से लेके 0.29 तक, इसका मतलब क्या है कि स्मॉल कोरिलेशन है। अगर आप लोगों की वैल्यू आ रही है 0.30 से लेके और 0.49 के दरमियान कहीं, इसका मतलब क्या है कि मीडियम जो है वो कोरिलेशनशिप है। और अगर आप लोगों की पीयरसन कोरिलेशन से वैल्यू आ रही है 0.50 से 1.0 तक, यानी कि 1 तक, तो इसका मतलब यह है कि लार्ज कोरिलेशन है। ठीक है, तो ये तीनों आपने अच्छे से याद करनी है। आप लोगों के ये शॉर्ट के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एमसीक्यूज के हवाले से भी। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ज़्यादा आप लोगों का इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लॉन्ग में आपको वो दे देते हैं कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में बताएं, या एटलीस्ट 3 टाइप्स हमें बताएं कोरिलेशन की, या एटलीस्ट 2 टाइप्स बताएं, या इस तरह से। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग कोरिलेशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे आप लोग रिकमेंड भी लाजमी कर दीजिएगा। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।